औराई विधानसभा आखिर क्यों दिलचस्प बनी हुई है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के विधायक रामसूरत राय यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं। इस बार सीट शेयरिंग के तहत ये सीट किसे जाएगी और उधर महागठबंधन की तरफ से किस तरह इस सीट को हासिल करने की कोशिश की जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले में औराई विधानसभा सीट आती है, वहां का मिजाज क्या रहा है, रंजन जी से समझते हैं। रंजन जी, औराई सीट का मिजाज क्या रहा है? फिलहाल तो बीजेपी का कब्जा है, लेकिन ये सीट का मिजाज क्या कहता है? क्या यहाँ कैंडिडेट या पार्टी बदलते रहे हैं मतदाता, या फिर किसी एक पर भरोसा करते रहे? या देखिए, अगर आप औराई सीट को देखें तो यहाँ पर जीतने वाला दल जो है वो बदलते रहा है, लेकिन एक खास बात अगर आप औराई सीट को स्कैन करें तो दिखता है कि यहाँ कांग्रेस को उतनी सफलता नहीं मिली है और जो सोशलिस्ट विचारधारा है वो यहाँ पर जो है ज़्यादातर हावी रही है, क्योंकि जो 15 चुनाव मैं यहाँ देख रहा हूँ उसमें सिर्फ कांग्रेस जो है 2 बार इस सीट को जीतने में कामयाब रही है। बीजेपी ने 2 बार ये सीट जीती है और बाकी टाइम कभी जेडीयू, कभी जनता पार्टी, कभी जनता दल, कभी आरजेडी ने जो है ये सीटें जीती है। जेडीयू ने 3 बार ये सीट जीती है, जनता पार्टी ने 3 बार ये सीट जीती है, जनता दल और आरजेडी ने 2-2 बार ये सीट जीती है। बीजेपी को भी 2 बार यहाँ से सफलता मिली है, 2010 और 2020 में, और कांग्रेस को 2 बार यहाँ से सफलता मिली है और एसएसपी 1 बार यहाँ से जीतने में कामयाब रहा है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि यहाँ पर कांग्रेस का वो दबदबा नहीं रहा। लेकिन आप एक और चीज़ जो है यहाँ पर देखती हैं कि ये जो सीट है, आमतौर पर जब आप मुजफ्फरपुर की बात करती हैं तो वहाँ पर भूमिहार वोटर्स जो हैं वो डोमिनेटिंग दिखते हैं, और जब आप औराई विधानसभा को देखती हैं तो आपको ये दिखता है कि 1977 में गणेश यादव यहाँ से चुनाव जीते थे, गणेश प्रसाद यादव, और उसके बाद से अगर आप देखिए तो सिर्फ यादव उम्मीदवार ही यहाँ से चुनाव जीत सका है और गणेश प्रसाद यादव खुद 6 बार जो है यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। तो ये सीट इसीलिए पिछली बार आप देखिएगा कि जो यहाँ मुकाबला हुआ तो बीजेपी ने रामसूरत राय को उतारा जो कि यादव कैंडिडेट थे, लेकिन पिछली बार महागठबंधन ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली, क्योंकि उससे पहले जब 2015 में चुनाव हुआ था तो आरजेडी के सुरेंद्र कुमार सिंह जो है वो चुनाव जीतते हैं, वो भी यादव ही हैं, सुरेंद्र कुमार यादव, वो जीतने में कामयाब हुए थे महागठबंधन से और उन्होंने अच्छी जीत दर्ज की थी 10,825 वोटों की। लेकिन 2020 में जब सीटों का बंटवारा हुआ तो आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट जो है वो भाकपा माले को सौंप दी, और जब भाकपा माले को उन्होंने सीट सौंपी तो यहां समीकरण बदल गए, और समीकरण इस तरह से बदले कि यहां पर भाकपा माले ने मोहम्मद आफ्ताब आलम को चुनावी मैदान में उतार दिया, और यहां पर आप कह सकती हैं कि थोड़ा पोलराइजेशन भी हुआ, और इस वजह से जो है बीजेपी इस सीट को 47,866 वोटों से जीतने में कामयाब रही। तो एक विशाल जीत, बड़ी जीत यहां पर बीजेपी के रामसूरत राय को मिली, और उसके अलावा यह भी हुआ कि जो सुरेंद्र कुमार यादव हैं जो कि आरजेडी से 2015 में जीते थे, वो भी बागी बन गए, वो भी चुनाव लड़े, हालांकि उनको वोट सिर्फ 8,351 आए, लेकिन उन्होंने भी चुनाव लड़ा। तो एक चीज यहां पर दिखती है कि जो यादव कैंडिडेट हैं वही चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जब आप यहां जातीय समीकरण देखने जाती हैं और जिस तरह से 1977 से हम देख रहे हैं कि यादव कैंडिडेट ही जीत रहे हैं। पहली बार पांडव राय जो हैं 1969 में औराई से जीते थे और वो यादव कैंडिडेट थे, तो पहले यादव कैंडिडेट जो विधायक बने औराई से वो बने 1969 में पांडव राय। और इसके अलावा जब आप बात करती हैं
तो जो आखिरी भूमिहार के विधायक थे वो बने राम बाबू सिंह। कब बने? 1972 में। उसके बाद से यहां पर भूमिहार विधायक जो है वो नहीं बना है, यादव ही जीतते रहे। तो इसको देखकर लगता है कि यादव का वोट प्रतिशत यहां पर ज्यादा होगा। लेकिन जब आप इसे देखती हैं तो आप देखती हैं कि जो यादव हैं वो 13-14% हैं और जो भूमिहार हैं वो भी 12-13% हैं। तो ये दोनों एक तरह से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। अगर यादव वोटर एक तरफ जाता है, भूमिहार दूसरी तरफ जाते हैं, तो वो मामला जो है बराबरी पर आ जाता है। और यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बहुत अच्छी संख्या में हैं, लगभग 18%, 17.9%। और यही वजह है कि भाकपा माले ने इस सीट पर मोहम्मद आफ्ताब आलम को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन यहां पर जो है एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक हुआ, या यहां लोगों को बीजेपी ये समझाने में कामयाब रही, एक ध्रुवीकरण भी हुआ और बीजेपी को ज्यादा वोट मिले। एक तो सुरेंद्र कुमार चुनाव जब नहीं लड़ रहे थे तो जितने यादव वोट हैं वो एक मुश्त रामसूरत राय के पक्ष में आ गए, तो यादव वोटर ने रामसूरत राय को वोट किया। इसी तरह से भूमिहार वोटर्स ने जो है वो भी रामसूरत राय को वोट किया। तो इनका प्रतिशत जो है इस तरह से एड ऑन होता चला गया। अगर आप जातीय समीकरण को देखें तो यहां पर जो एससी आबादी है वो 11.23%, मुस्लिम जैसा मैंने आपको बताया 17.9%, यादव 13 से 14% और भूमिहार भी 12 से 13%। यहां पर जो निर्णायक होते हैं वो होते हैं मल्लाह वोटर्स। उनकी संख्या यहां पर बहुत अच्छी है। इनफैक्ट जो पूरे आप मुजफ्फरपुर लोकसभा को देखें तो यहां पर जो मल्लाह वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी है। वीआईपी पार्टी का असर यहां पर देख रहे हैं। और जी हाँ, ये हो सकता है। हालांकि आप ऐसे भी देखें तो जो मुजफ्फरपुर लोकसभा है वहां से राजभूषण चौधरी और आपको अजय निषाद के बीच ही टक्कर हुई थी। तो मुझे लगता है कि अब मल्लाह वोटर्स जो हैं वो निर्णायक होंगे कि वो किनकी तरफ जाते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण भी यहाँ 6-7% है, राजपूत भी 2-3% है और वैश्य तो 10-11% है। और अदर्स ओबीसी ईबीसी को आप देखें तो 16-17% के आसपास हैं, जिसमें कि महतो जो हैं मंडल अच्छी संख्या में हैं, लगभग 3%। तो यहां पर कोयरी कुर्मी कुशवाहा वाला भी वोट है। तो जो जेडीयू से गठबंधन करने का बीजेपी को यहां पर फायदा होता है। तो जब आप जातीय समीकरण देखती हैं तो आपको लगता है कि बीजेपी की स्थिति यहां अच्छी है। जबकि एक तरफ माई इक्वेशन बनता हुआ दिखता है, क्योंकि मुस्लिम 18% और यादव अगर 13% हो जाए या 14% तो 32% का ये आंकड़ा पहुंचता है। लेकिन चूंकि बीजेपी यादव कैंडिडेट को लेकर पिछली बार आ गई थी तो यादव वोटों में भी एक सेंधमारी हुई। तो अब ये सोचना है कि पिछली बार तो माले ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया, क्या इस बार ये सीट फिर से भाकपा माले को ही जाएगी या गठबंधन इस पर सोच विचार करेगा? या तो आरजेडी खुद इस सीट पर लड़े ताकि एमवाई जो उसका कॉम्बिनेशन है उसको वो इंटैक्ट कर सके, या जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा कि यहां से जो वीआईपी है मुकेश सहनी की पार्टी है उनको मैदान में जो है उतारा जा सकता है। और अगर मुकेश सहनी यहां पर मैदान में उतरते हैं महागठबंधन के अंतर्गत, तब वैसी परिस्थिति में जो मल्लाहों का 9-10% वोट है वो उनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है और फिर जो मुस्लिम वोटर्स हैं 18% वो उनकी तरफ जा सकता है और फिर यादव वोटर्स के सहारे वो आगे की अपनी नैया पार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सब कुछ अब वीआईपी पार्टी पर डिपेंड करता है और मुकेश सहनी कभी भी पाला बदल सकते हैं, जो बिहार की राजनीति में इन दिनों चल रहा है। देखिए, अभी तो जिस तरह से मुकेश सहनी ने विश्वास दिलाया है उससे लगता है कि फिलहाल तो वो महागठबंधन के साथ है। वैसे राजनीति में बहुत राजनीति जो होती है वो बहुत डायनेमिक होती है, तो चीजें बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं। लेकिन फिल वक्त ये साफ है कि मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ हैं और अगर
चूंकि उनको आपको एकोमोडेट करना है तो उनको कुछ सीटें तो देनी पड़ेंगी ना, तो उसमें औराई क्यों नहीं, ये एक सवाल उनकी तरफ से हो सकता है। और औराई में वो कोशिश भी करेंगे कि ये सीट उनको मिल जाए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जो है यहाँ पर जो जातीय समीकरण आप देखती हैं तो वो दिखता है कि वो बीजेपी को थोड़ा सपोर्ट करता है, क्योंकि आप देखिए भूमिहार 12-13% और ब्राह्मण भी 6-7% हैं और राजपूत भी 2-3% है और वैश्य 10-11% हैं। और जो ईबीसी की जो संख्या है वो नीतीश कुमार चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए फोल्डर में हैं, तो ईबीसी का वोट जो है वो नीतीश कुमार को जाता है। तो उनकी एक छवि रही है कि ईबीसी वोटर्स उनको वोट करते रहे हैं और ओबीसी में जो उनकी जाति के वोटर्स हैं वो तो वोट करते ही हैं। तो जो ओबीसी और ईबीसी का जो 16-17% का चंक बन रहा है उसमें से ज्यादातर वोट जो है वो एनडीए के साथ आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार का साथ मिलने से बीजेपी यहां पर और मजबूत हो जाती है। अब देखना है बीजेपी फिर से रामसूरत राय को ही जो है वो चुनाव लड़वाती है या जो है वो अपना प्रत्याशी बदलती है, क्या करती है, क्योंकि रामसूरत राय जब पहली बार 2020 में एनडीए की सरकार बनी थी तो उसमें राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भी थे और उस वक्त एक ट्रांसफर पोस्टिंग लेकर जो है कुछ विवाद भी सामने आया था। तो अब क्या उन्हें ही टिकट मिलता है, हालांकि वो पूरी तरह से सक्रिय हैं अपने क्षेत्र में, तो वो उन्हीं को टिकट मिलता है या प्रत्याशी बदले जाते हैं, ये देखना होगा। तो लेकिन एक चीज कंफर्म है कि यहां से बीजेपी चुनाव लड़ेगी। हाँ, गठबंधन की तरफ से कौन सा दल चुनाव लड़ेगा ये देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप आरजेडी, वीआईपी और भाकपा माले को देखें तो इसमें कमजोर कड़ी जो है वो भाकपा माले ही दिख रही है। यहां पर अगर आरजेडी लड़े या वीआईपी लड़े तो मुकाबला जो है वो करीबी बनाया जा सकता है। एक खास बात जो औराई विधानसभा के बारे में है जिसे कहे बगैर आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि औराई विधानसभा जो है आपको जब बना तो वो 1967 में बना, लेकिन उससे पहले ये जो है कटरा विधानसभा के नाम से जाना जाता था। और वही अगर इसके क्षेत्र देखें तो औराई और कटरा प्रखंड के ही पंचायतें जो हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। लेकिन जब ये कटरा विधानसभा था तब यहां से साहित्यकार गेहूं और गुलाब जिन्होंने लिखी उनकी कहानियां हम सब ने पढ़ी है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने औराई को रिप्रेजेंट किया है, इसका प्रतिनिधित्व किया है। तो ये इस सीट की एक बड़ी खासियत है जिसे बताए बगैर अगर हम औराई को समअप करें तो वो उचित नहीं होगा। तो वो यहां पर रहे हैं। तो जो औराई विधानसभा की सीट से जो बातें निकल कर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि कांग्रेस को यहां बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। सोशलिस्टों का यहां पर दावा रहा, सिर्फ अगर आप 2020 को छोड़ दें तब लेफ्ट और राइट की लड़ाई हुई, नहीं तो यहां पर समाजवादी विचारधारा के बीच ही कई बार तो वो कांग्रेस से लड़े और कई बार खुद से भी लड़े। तो ये जो है यहाँ के विधानसभा की एक खासियत है। यहाँ पर गणेश प्रसाद यादव की भी चर्चा करनी होगी, क्योंकि आप देखते हैं कि जो यादव जाति के वोट हैं वो 13-14% ही हैं, लेकिन 6 बार इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करना जो है वो हंसी मजाक की बात नहीं है। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये गणेश प्रसाद यादव ही हैं जिन्होंने इस सीट पर यादवों के लिए एक रास्ता जो है वो बना दिया, क्योंकि 6 बार तो 15 बार में वो अकेले जीते हैं, 1 बार उनके पिता जीते हैं, तो 15 में 7 बार तो उनके परिवार के पास ये सीट रही और उसके बाद जो है ये चीजें आगे बढ़ी हैं। तो अब 2025 में ये देखना है कि क्या मुकाबला जो है एम और वाई के बीच में होगा जैसा 2020 में हुआ था, या वाई और वाई के ही बीच में होगा जैसा कि उससे पहले कुछ चुनावों में हमें देखने को मिला है, या फिर ये यादव और भूमिहार के बीच एक लड़ाई जो है वो औराई विधानसभा में हमें देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो जो औराई विधानसभा का चुनाव है वो बहुत रोचक होने जा रहा है और इस सीट पर सबकी निगाहें रहेंगी। चलिए, तो ये औराई का इतिहास था, औराई का रिकॉर्ड था। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री